सफलता की तैयारी द प्रेप वॉल्ट के साथ। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की, उन विशाल जमीनी और समुद्री सीमाओं की जो इसे दुनिया से अलग करती हैं, और साथ ही उस अद्भुत प्राचीन वास्तुकला की जो इन सीमाओं के भीतर पूरे देश को एक धागे में पिरोती है। मतलब भूगोल से लेकर संस्कृति तक का ये कनेक्शन काफी जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, भारत की विशाल जमीनी सीमाएं। दूसरा, 7 पड़ोसी देशों से मुलाकात। तीसरा, समुद्री सीमाओं का दायरा। और चौथा, भारत की शानदार मंदिर वास्तुकला। चलिए सीधे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, भारत की विशाल जमीनी सीमाएं। 15,106.7 किलोमीटर। जी हाँ, 15,106.7। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये भारत की कुल जमीनी सीमा की लंबाई है। जरा सोचिए, ये सीमा इतनी लंबी है कि ये 17 अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। मतलब एकदम हिमालय के ऊंचे बर्फबारी वाले पहाड़ों से लेकर नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों और पश्चिम के तपते रेगिस्तान तक, ये सब इसमें शामिल है। और ये बात भूगोल के एक बहुत ही शानदार विरोधाभास को बेहतरीन ढंग से दिखाती है। एक तरफ हमारे पास बांग्लादेश है, जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, करीब 4096.7 किलोमीटर लंबी। और दूसरी तरफ देखें, अफगानिस्तान है। इसके साथ हमारी सबसे छोटी जमीनी सीमा है, सिर्फ 106 किलोमीटर की, जो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के रास्ते जुड़ती है। एकदम अलग अलग एक्सट्रीम्स है ना। अब ये सीमाएं रातों रात तो बनी नहीं, इनके पीछे एक पूरा इतिहास है। अगर टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1914 के शिमला समझौते में भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई। फिर 1937 में बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, उसे अलग किया गया। इसके बाद 1947 का साल आया, जब विभाजन हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ रेखा बनी। और अंततः 1971 में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। खैर, यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। क्या ये पता था कि भारत-पाकिस्तान सीमा दुनिया की उन चुनिंदा मानव निर्मित सीमाओं में से एक है जिसे रात के वक्त अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखा जा सकता है? बिल्कुल। और इसका कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वहां लगाई गई हजारों हाई इंटेंसिटी फ्लड लाइट्स। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बॉर्डर कितना संवेदनशील और अहम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, 7 पड़ोसियों से मुलाकात। अब इन 7 देशों के नाम, वो भी सीमा की लंबाई के घटते क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना। पर इसके लिए एक बहुत ही कमाल की और मजेदार ट्रिक है। बचपन में MBA ध्यान से सुनिए। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। है ना एकदम आसान। इस एक छोटी सी लाइन से पूरी लिस्ट तुरंत दिमाग में छप जाती है। अब जरा इन पड़ोसियों के भूगोल पर करीब से नजर डालते हैं। स्क्रीन पर दिए गए डेटा को देखिए। चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, जबकि नेपाल के पास दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। पाकिस्तान के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वैसे तो K2 सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन चूंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है, जिस पर भारत अपना दावा करता है, इसलिए विवादों को किनारे रख दें तो पाकिस्तान की निर्विवाद सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। और अगर हम दक्षिण में समुद्री पड़ोसी श्रीलंका की बात करें तो वहां की सबसे ऊंची चोटी पिद्रुतुलागाला है। चलिए जमीनी सीमाओं और पहाड़ों से अब समंदर की तरफ चलते हैं। भाग 3, समुद्री सीमाएं। इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है भारत की इस विशाल तटरेखा का बंटवारा। हमारी कुल समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर है, लेकिन ये सिर्फ मुख्य भूमि की नहीं है। मेनलैंड यानी मुख्य भूमि का हिस्सा करीब 5,422 किलोमीटर है। बाकी का हिस्सा हमारे द्वीप जोड़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 1,962 किलोमीटर और लक्षद्वीप करीब 132 किलोमीटर का योगदान देते हैं। समुद्री सीमाओं को समझते समय एक कानूनी टर्म अक्सर सामने आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या शॉर्ट में EEZ।
ये संयुक्त राष्ट्र के समुद्र के कानून के तहत आता है। देखिए, 12 नॉटिकल मील तक तो किसी भी देश का अपना पूरा अधिकार होता है, लेकिन तटीय बेसलाइन से 24 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक का जो इलाका है, वहां उस देश को समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, खनिज या मछलियों का इस्तेमाल करने का विशेष आर्थिक अधिकार मिलता है। और इन्हीं समुद्री सीमाओं में कुछ बहुत ही अहम चोक पॉइंट्स या समुद्री रास्ते भी हैं, जैसे दक्षिण में श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट है। थोड़ा और दक्षिण पश्चिम की तरफ जाएं तो मालदीव मिलता है, जिसे 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और हाँ, पश्चिम की ओर अरब सागर में पाकिस्तान के साथ सर क्रीक का क्षेत्र है, जो आज भी काफी चर्चा में और विवादित रहता है। सीमाओं के इस रोमांचक सफर के बाद अब हम रुक करते हैं उस सांस्कृतिक वास्तुकला की ओर जो इन सीमाओं के भीतर बसती है। भाग 4, प्रतिष्ठित भारतीय मंदिर वास्तुकला। पूरे भारत में मंदिर निर्माण की मुख्य रूप से 2 शैलियां देखने को मिलती हैं, और ये भूगोल के हिसाब से बंटी हुई हैं। उत्तर भारत में हमें नागर शैली मिलती है। इस शैली के मंदिरों की पहचान होती है उनकी ऊंची, घुमावदार और किसी पहाड़ की चोटी जैसी दिखने वाली संरचनाएं, जिन्हें शिखर कहते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रभाव है। यहाँ मंदिर किसी एक ऊंची चोटी की बजाय विशाल, फैले हुए बहुमंजिला परिसरों और बड़े बड़े प्रवेश द्वारों के लिए जाने जाते हैं। और हाँ, इन दोनों को मिला दें तो जो हाइब्रिड स्टाइल बनता है उसे बेसर शैली कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये द्रविड़ शैली का मंदिर अंदर से कैसे आकार लेता है। जब भी इस शैली के किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक सीधा क्रम दिखता है। सबसे पहले भव्य और विशाल प्रवेश द्वार आता है, जिसे गोपुरम कहते हैं। वहां से आगे बढ़ने पर मंडप आता है, जो एक बड़ा हॉल होता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। और सबसे आखिर में आता है गर्भगृह। ये मंदिर का सबसे पवित्र और भीतरी हिस्सा होता है, जहां मुख्य देवी या देवता विराजमान होते हैं। अब अगर हम इस वास्तुकला को भारत के नक्शे पर रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरा मतलब समझ में आता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए थे। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में उड़ीसा का पुरी, दक्षिण में तमिलनाडु का रामेश्वरम और पश्चिम में गुजरात का द्वारका। जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई तीर्थयात्रा नहीं है। 8वीं शताब्दी में ही भारत की पूरी भौगोलिक सीमा का ये कितना शानदार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानचित्रण था। जी हाँ, इसी तरह पूरे उपमहाद्वीप में भगवान शिव को समर्पित 12 अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से लेकर गुजरात के सोमनाथ तक। दिलचस्प बात यह है कि सोमनाथ को इनमें सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये 12 स्थान फिर से इस पूरे भौगोलिक भूभाग को एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक धागे में बांध देते हैं। प्राचीन वास्तुकला से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदली, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक ऐतिहासिक कथन में मिलता है। उन्होंने कहा था, बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। आज़ादी के बाद देश का विजन सिर्फ प्राचीन वास्तुकला को सहेजने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन विशाल बुनियादी ढांचों के विकास की ओर भी मुड़ा जो एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र को ऊर्जा और नई दिशा दे सकें। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उभरकर सामने आता है। किसी राष्ट्र की भौतिक और भौगोलिक सीमाएं, जैसे उसके ऊंचे पहाड़, लंबी नदियां और विशाल तटरेखाएं, आखिर उसकी आंतरिक संस्कृति और उसकी वास्तुशिल्प पहचान को कैसे आकार देती हैं? क्या भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें हैं, या यह वास्तव में हमारी पूरी सभ्यता की नींव तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो निरंतर चिंतन की मांग करता है। ज्ञान और विश्लेषण के ऐसे ही और सफर के लिए तैयार रहिएगा।